आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट के साथ, ठीक है। तो बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट क्या होता है? देखो, बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट मीन्स ये होता है कि बैंक के पास हमारा जो पैसा डिपॉजिट है, ठीक है, मतलब बैंक में हमारा जो भी ट्रांजैक्शन मेंटेन हो रहा है, चाहे वो डिपॉजिट हो, विथड्रॉन हो, बैंक से मिला हुआ इंटरेस्ट हो, जो भी हो, एंड जो घर पे हम लोग पर्सनली जो मेंटेन कर रहे हैं, यानी हमारा कैश बुक मान लो, इन दोनों के अंदर अगर हमारा जो ओवरऑल अमाउंट है, जो कि हम लोग अगर कोई मंथ एंड में देखें या फिर कोई किसी भी एक पर्टिकुलर टाइम में अगर हम लोग जज करें, तो दोनों में अगर डिफरेंस होता है, हालांकि डिफरेंस होना नहीं चाहिए, ठीक है, क्योंकि अगर हम लोग घर से पैसा ले जाके बैंक पे डिपॉजिट कर रहे हैं तो उसका नोट डाउन कैश बुक में भी रखना है हमें बैंक कॉलम में, और बैंक भी उसका ट्रांजैक्शन रखेगा, तो दोनों सेम अमाउंट होना चाहिए चाहे कोई भी ट्रांजेक्शन हो। तो अगर डिफरेंस हो रहा है तो बहुत सारे रीजन से डिफरेंस हो सकता है, तो ये डिफरेंस को ही चेक करना का जो तरीका है उसे ही बोला जाता है बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट। रिकॉन्साइल मतलब उसे सही करना कि किस लिए डिफरेंस हुआ है, तो वो डिफरेंस का कॉज आइडेंटिफाई करके दोनों का जो अमाउंट है वो एट पार लाना है हमें देखना है कि दोनों का अमाउंट क्यों अलग आ रहा है, और वही सारे रीजन ढूंढ के हमें दोनों का अमाउंट देखना है कि कैसे हम लोग एक ही अमाउंट में पहुंच सकते हैं। तो देखो, बैंक क्या है? बैंक आज के दिन में हमारे जो मॉडर्न सोसाइटी है उसमें बैंक एक बहुत ही एसेंशियल इंस्टीट्यूशन है इन मॉडर्न सोसाइटी, ठीक है। अब जितना ट्रेड बढ़ रहा है, पहले के जैसा ट्रेड कम नहीं होता है, ट्रेडिंग बहुत बढ़ गया है, कॉमर्स, बिजनेस, ठीक है, बिजनेस एंटिटीज ये जो भी है ये पहले से बहुत ज्यादा अभी बिजनेस फैल चुका है, तो इसके लिए जो भी ट्रांजैक्शन है, तो कैश ट्रांजैक्शन में बहुत डिफिकल्टीज होता है हर बिजनेस एंटिटी के लिए, ठीक है। तो इसीलिए बैंक के थ्रू से हम लोग क्या कर सकते हैं, रेगुलर अपना जो बिजनेस ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, ये सेफ भी होता है, ये एक सेफ ऑप्शन भी है, और लार्ज बिजनेस एंटिटी को बैंकिंग ट्रांजैक्शन करना ही पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि कैश में डील करना उतना आसान नहीं होगा, इसलिए बैंक के थ्रू से ही ट्रांजैक्शन करना पड़ता है। और इसीलिए देखो, नाउअडेज मोस्ट ऑफ द ट्रांजैक्शन ऑफ द बिजनेस आर डन थ्रू बैंक, वेदर इट इज अ रिसिप्ट और पेमेंट, चाहे किसी से पैसा लेना हो या फिर किसी को देना हो, रादर इट इज लीगली नेसेसरी। और आजकल ये लीगली नेसेसरी भी हो गया है कि हम लोग अपना जो भी है ट्रांजैक्शन का प्रूफ रखें, अगर बैंक के थ्रू से होगा तो हमारे पास प्रूफ रहता है, इसीलिए हम लोग बैंक के थ्रू से ही ट्रांसफर करना चाहिए, ठीक है। बड़े बड़े बिजनेस एक्टिविटीज जो है वो थ्रू बैंक के ही अपना ट्रांजैक्शन करते हैं। ए बैंक एक्सेप्ट फ्रॉम पीपल इन जनरल, बैंक का नॉर्मली काम क्या है? बैंक का नॉर्मली काम जो है पब्लिक से डिपॉजिट लेना अलग अलग फॉर्म में, ठीक है, और उन्हें फंड भी कभी कभी लेंड करना यानी उधार देना जिनको जरूरत है, यानी बैंक का काम है पब्लिक से पैसा लेना, एक जन से पैसा डिपॉजिट लेना, फिर उसी पैसे को कहीं इन्वेस्ट करना या फिर किसी को लोन देना, ये सब है बैंक का काम। इट ऑल्सो इन्वेस्ट सम फंड्स इन प्रॉफिटेबल इन्वेस्टमेंट, जैसे कि मैंने कहा, दस मनी विच वुड हैव बीन अदरवाइज आइडल इज पुट टू यूज एंड इज मेड अवेलेबल टू दोज हु नीड इट। अगर पैसा को सिर्फ आइडल फॉर्म में रखने से अच्छा है कि कहीं पर भी इन्वेस्ट कर दिया जाए और उससे कुछ भी इंटरेस्ट वगैरह हमें मिल जाए। दोज हु डिपॉजिट द मनी आर एबल टू विथड्रॉ इन इट अकॉर्डिंग टू द सेटल्ड टर्म्स एंड कंडीशन, और जो डिपॉजिट करते हैं वो अपना पैसा ड्रॉ भी कर सकते हैं जो भी टर्म्स कंडीशन है उसके बेसिस पे। अपार्ट फ्रॉम रिसीविंग डिपॉजिट्स फ्रॉम एंड हैंडलिंग कैश ट्रांजैक्शन ऑन बिहाफ ऑफ इट्स कस्टमर, द बैंक आल्सो रेंडर्स सम अदर यूजफुल सर्विसेज एज इंडिकेटेड बिलो। तो सिर्फ पैसा लेना देना ही बैंक का काम नहीं, इसके अलावा भी बैंक बहुत सारे काम करती है, जैसे कि यहाँ कुछ लिस्ट दिया हुआ है, जैसे कि बैंक डिस्काउंट करवाती है प्रॉमिसरी नोट, जैसे कि बिल्स ऑफ एक्सचेंज हम लोग पढ़ रहे हैं ऑलरेडी एक क्लास में, जहाँ पर हम लोगों ने देखा है कि बिल्स ऑफ एक्सचेंज को हम लोग चाहे तो डिस्काउंट करवा सकते हैं थ्रू बैंक, तो बैंक डिस्काउंट करवा देती है प्रॉमिसरी नोट, हुंडीज, दैट इज एनेबल टू कस्टमर टू रिसीव द कैश बिफोर द ड्यू डेट। बिफोर द ड्यू डेट के पहले ही हमें क्या होता है, कैश मिल जाता है। नेक्स्ट देखो, द बैंक अलाउज ओवरड्राफ्ट, बैंक अपने अच्छे कस्टमर को ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी देती है ताकि उसे जो है इंस्टेंट पैसा मिले यानी लोन मिल जाए,
so that they can make payments even when they do not have. ओवरड्राफ्ट का मतलब होता है डू नॉट हैव सफिशिएंट बैलेंस। हमारे बैंक में सफिशिएंट बैलेंस नहीं है, बट कस्टमर हम बैंक के बहुत अच्छे हैं, बैंक के साथ हमारा अच्छा ट्रांजैक्शन। अच्छा कस्टमर मतलब क्या? अच्छा कस्टमर मतलब हमारा जो लेन देन है, ट्रांजैक्शन है, वो एक मतलब ज्यादा अमाउंट का होता है, ठीक है। तो बैंक अलाउज करता है ओवरड्राफ्ट उन सारे कस्टमर्स को, ठीक है, लेकिन बाद में वो क्लियर करना पड़ता है, मतलब इंस्टेंट लोन की तरह होता है। बैंक गिव लोन्स फॉर ईयर्स or so to its customers so that they can continue their operation. बैंक लोन भी देता है अपने कस्टमर को, यानी फाइनेंशियल असिस्टेंस देता है। द बैंक ऑन बिहाफ ऑफ कस्टमर कलेक्ट्स, बैंक क्या करता है? बैंक हमारा डिविडेंड भी कलेक्ट करता है। अगर हमने किसी शेयर में इन्वेस्ट करके रखा है, ठीक है, उससे अगर हमें डिविडेंड मिल रहा है तो बैंक वो डिविडेंड चाहे तो क्या कर सकता है? कस्टमर के बिहाफ में कलेक्ट कर सकता है ऑन इंस्ट्रक्शन। अगर कस्टमर बोले तो बैंक क्या कर सकता है? बैंक कोई इंश्योरेंस प्रीमियम वगैरह है वो भी पे कर देता है ऑन बिहाफ ऑफ कस्टमर, या फिर रेंट का पैसा ड्यू डेट में पे कर देगा। द बैंक सेल्स एंड परचेज शेयर्स, डिवेंचर और गवर्नमेंट सिक्योरिटीज ऑन बिहाफ ऑफ इट्स कस्टमर। कस्टमर के बिहाफ में बैंक सेल कर सकता है, परचेज कर सकता है डिवेंचर या फिर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। मनी कैन बी रेमिटेड अनदर प्लेस और पर्सन थ्रू द बैंक एट अ लो कॉस्ट। हम लोग चाहे तो बैंक से मनी ट्रांसफर कर सकते हैं दूसरे प्लेसेस में, दूसरे पर्सन को, ठीक है, और जिसके लिए चार्जेस बहुत ही कम लगता है। The bank in return for a consideration furnishes security or guarantee for its customer whose credit is good. बैंक क्या करता है? कभी कभी गारंटर भी बन जाता है, ठीक है, कभी कभी गारंटर का भी काम करता है। दूसरे बैंक में लोन लेना है, मान लो तुम्हारे एक बैंक में लोन अकाउंट है, दूसरे बैंक में तुम्हें लोन लेना है, तो वो बैंक, अगर तुम अच्छे क्रेडिटर हो इस बैंक के, तो वो बैंक दूसरे बैंक में तुम्हारा लोन करवाने में हेल्प करेगा, यानी तुम्हारे गारंटर की तरह काम करेगा। The bank also issues letter of credit to travelers check to facilitate commerce or travel. तो बैंक क्या है? इशू करता है लेटर ऑफ क्रेडिट भी, ठीक है। अब बैंक पास, तो ये तो हमारा बैंक के बारे में था। हालांकि यहाँ हमें बीआरएस जो करना है, तो ये बैंक का बेसिक था, बैंक हमें क्या क्या प्रोवाइड कर सकता है। और ये बैंक पासबुक क्या होता है? देखो, बैंक पासबुक क्या है? कस्टमर जब बैंक में पैसा डिपॉजिट करता है तो बैंक उसका रिकॉर्ड रखता है। तो ये रिकॉर्ड जो बैंक रख रहा है, बेसिकली वो कंप्यूटराइज्ड आजकल होता है, कंप्यूटर में उसे रिकॉर्ड किया जाता है। उसका जो जेरॉक्स कॉपी होता है उसी को बोला जाता है पासबुक, जो कस्टमर को दे दिया जाता है। Bank passbook is merely a copy of the customer's account in the books of a bank. The bank either send periodical statement of accounts or keep passbook to its customer in which all deposit, मतलब वो पासबुक में ही हमें पता रहेगा कि हम कितना डिपॉजिट है, कितना विथड्रॉल है, सारा चीज वहां पर रहता है और उसे टाइम टू टाइम अपडेट करवाना पड़ता है, ठीक है। जाके अगर अपडेट करने बोलोगे तो वो अपडेट करके मशीन से दे देगा और तुम्हें वहां पर दिख जाएगा कि तुम्हारा क्या ट्रांजेक्शन, लास्ट ट्रांजेक्शन क्या है, कितने दिन तक कितना विथड्रॉल है, कितना डिपॉजिट है, वो सारा चीज शो करेगा। Both represent almost a copy of ledger account of customer in the books of the bank. Thus, it is the bank's way of keeping the customer informed of the entries made in his account. It is the customer's duty to check the entries immediately and immediately inform the bank for any error. अगर कस्टमर को लग रहा है कि उसमें कुछ भी गलत है, एरर है, तो वो कस्टमर का ड्यूटी है, बैंक नहीं बोलेगा। कस्टमर का ड्यूटी है कि वो पासबुक में देखे कि कुछ अगर गलत है, एरर है, तो वो बैंक को नोटिस करे। द फॉर्म ऑफ पासबुक देखो यहाँ पर दिया हुआ है, एक विथड्रॉल कॉलम होता है, एक डिपॉजिट कॉलम होता है। ये रहा डेबिट एंड क्रेडिट और बैलेंस। विथड्रॉल कर लिया हम लोगों ने, फिर डिपॉजिट कुछ किया, तो डिपेंड कर रहा है हमारा बैलेंस डेबिट दिखेगा या क्रेडिट दिखेगा। अब देखो, बैंक जो पासबुक हमें इशू करता है वहां पर इस तरह से कॉलम रहेगा, ठीक है। और द बैंक स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट ऑल्सो हैज अ सिमिलर फॉर्म एक्सेप्ट that it is on loose sheet, ठीक है। The bank itself sends the statements to customer, but it is customer's duty to send the passbook to the bank periodically so that it is written up to date. मतलब वही up to date करवाना पड़ता है एक periodically। बिजनेस हाउसेस, ये मतलब पीरियोडिकली नहीं कराओगे तो तुम्हारा ही जमा रह जाएगा और फिर वो लोग करना भी नहीं चाहता है। लॉन्ग पीरियड का जो भी अप टू डेट रहता है, अपडेशन नहीं करके देना चाहता है, तो फिर तुम्हें अपडेशन नहीं मिलेगा, वो तुम्हारा मिस हो जाएगा। तो टाइम टू टाइम जाके पासबुक को अपडेट करवाना चाहिए। Business houses should also obtain at the end of the year a certificate from the bank duly stamped with revenue stamp showing the balance which the bank has in the account of the firm. तो business house should also obtain at the end of the year, हर साल मतलब हर ईयर एंड में बिजनेस हाउस को क्या मिलता है?
एक सर्टिफिकेट मिलता है बैंक से जो स्टैम्प दिया हुआ रहता है, रेवेन्यू स्टैम्प रहता है उसमें, जिसमें वो बैलेंस दिखाया जाता है, शोइंग द बैलेंस व्हिच द बैंक हैज इन द अकाउंट ऑफ फर्म। मतलब बैंक में कितना बैलेंस है उस बिजनेस का, ठीक है, वो शो किया जाता है। द बैंक बैलेंस शोन इन द पासबुक इज नोन एज पासबुक बैलेंस फॉर रिकॉन्सिलिएशन पर्पस। बैंक बैलेंस जो पासबुक में शो हो रहा है, ठीक है, उसे बोला जाता है पासबुक बैलेंस, ठीक है। रिकॉन्सिलिएशन में हमें दो बुक बैलेंस चाहिए होता है, एक पासबुक एक कैश बुक। द क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक ऑफ ए पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम इज डिपॉजिट मेड बाय द कस्टमर। मतलब पासबुक में अगर क्रेडिट बैलेंस दिख रहा है, ठीक है, नॉर्मली अगर हम लोग बैंक में पैसा डिपॉजिट करेंगे तो कैश बुक में क्या एंट्री होगा, कैश बुक में एंट्री हो जाएगा बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश, ठीक है, तो हमारा बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश होगा। लेकिन जब हम लोग पासबुक में पैसा का जो डिपॉजिट का एंट्री होगा वो क्या होगा, वो डेबिट नहीं होगा, वो क्रेडिट होगा, ठीक है, क्रेडिट होगा। क्योंकि कस्टमर जब डिपॉजिट करेगा तो बैंक के लिए वो लाइबिलिटी होता है, बैंक का लाइबिलिटी बढ़ जाता है, क्योंकि बैंक को पैसा अपने पास रख नहीं सकता, उसे कभी ना कभी तो लौटाना पड़ेगा, वो टर्म्स एंड कंडीशन के हिसाब से। और कस्टमर चाहे तो अपना पैसा विथड्रॉन भी कर सकता है, ठीक है। तो ये जो है लौटाना पड़ रहा है, दूसरे का पैसा बैंक रख रहा है, इसीलिए ये क्रेडिट होगा, ठीक है। पासबुक में ये लाइबिलिटी होगा बैंक के पास, बैंक के लिए वो लाइबिलिटी होगा, क्योंकि हम लोग बैंक के क्या है, कस्टमर। तो यहाँ पर देखो वही लिखा हुआ है, द क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक एट ए पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम इज डिपॉजिट मेड बाय कस्टमर, व्हाइल डेबिट बैलेंस एज पर पासबुक इज द ओवरड्राफ्ट। यानी पासबुक में क्रेडिट बैलेंस यानी पॉजिटिव है और डेबिट यानी ओवरड्राफ्ट है। लेकिन हमारे लिए उल्टा हो जाएगा। स्टूडेंट्स में नोट दैट द नेचर ऑफ द बैलेंसेस शो बाय पासबुक एंड कैशबुक इज क्वाइट डिफरेंट। दोनों ही बिल्कुल ऑपोजिट होते हैं। द डेबिट बैलेंस इन द पासबुक रिप्रेजेंट क्रेडिट बैलेंस एज पर कैशबुक। मतलब पासबुक में जो डेबिट है वो कैशबुक में क्रेडिट बैलेंस होगा, और वाइस वर्सा, बिकॉज द बिजनेस एंटरप्राइज ट्रीट्स द बैंक एज ए डेटर। क्योंकि बिजनेस एंटरप्राइज बैंक को डेटर मानता है या फिर ट्रेड रिसीवेबल, एंड बैंक हमें क्या ट्रीट करेगा, क्रेडिटर या फिर ट्रेड पेबल, क्योंकि बैंक के लिए दूसरे का पैसा रखना एक लाइबिलिटी होता है। अब हमें रिकॉन्साइल करने के लिए क्या क्या चाहिए, हमें रिकॉन्साइल करने के लिए दो चीज ध्यान में रखना है, एक कैश बुक और एक पासबुक। कैश बुक का बैंक कॉलम देखना है हमें, और पासबुक यानी हमें बैंक स्टेटमेंट देखना है। So the cash book is maintained by person having the bank account, whereas the bank statement is prepared by bank. Bank statement बैंक प्रिपेयर करता है और ये कैश बुक वो प्रिपेयर करता है। मान लो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का कोई अकाउंटेंट मेंटेन कर सकता है या फिर कोई खुद चाहे तो वो भी मेंटेन कर सकता है। Therefore the balancing both should be equal and opposite in nature. जैसे कि मिस्टर ए अगर 1 लाख डिपॉजिट करेगा इसके बैंक अकाउंट में, इट विल बी रिकॉर्डेड ऑन द डेबिट साइड ऑफ कैश बुक। कैश बुक याद करो, अगर डिपॉजिट करेगा तो क्या हो जाएगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश, तो कैश बुक में क्या लिखेंगे, बाय बैंक, यानी डेबिट साइड में पोस्ट होगा। बट फॉर द बैंक के लिए ये क्या होगा, बैंक के लिए ये रिसिप्ट है, सो इट विल रिकॉर्डेड एज क्रेडिट एंट्री, क्योंकि बैंक के लिए रिसिप्ट है और लाइबिलिटी है। सबसे बड़ा बात है, बैंक के लिए लाइबिलिटी है तो क्रेडिट होगा। बट मोस्ट ऑफ द टाइम्स दिस टू बैलेंसेस डू नॉट मैच। मतलब मैक्सिमम टाइम ऐसा होता है कि ये दोनों बैलेंस मैच नहीं होते। द रीजंस फॉर डिफरेंस इन बैलेंसेस कैन बी एंड आर एक्सप्लेन लेटर इन दिस चैप्टर। तो यहाँ पर इसी के बारे में बाद में बताया गया है कि किस तरह से हम लोग रीजन फाइंड आउट करें और उसे रेक्टिफाई करें, दैट इज रिकॉन्साइल। इट इज पॉसिबल टू एलिमिनेट दिस डिफरेंस बाय मैचिंग ऑल द फैक्ट्स एंड फिगर्स ऑफ द टू स्टेटमेंट। जैसे कि मैंने बताया, हमें डिफरेंस ढूंढना है, फिर दोनों को मैच करके देखना है कि क्या चेंजेस है, फिर आइडेंटिफाई करना है, देन रिकॉन्साइल। The process of eliminating this difference and bringing the two statement in line with each other is known as reconciliation. तो वही देखो, the process of eliminating this difference हमें eliminate करना है, bringing two statement in line मतलब दोनों statement का balance जो है वो एक ही जगह पे लाना है, यानी दोनों का balance हमें equal ही करना है, ठीक है। उसी को बोला जाता है, उस process को reconciliation। And the statement which reconcile the bank balance as per cash book with the balance as per passbook by showing all the causes of difference is known as bank reconciliation statement। तो इम्पोर्टेंस क्या है, क्यों हम लोग बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट करेंगे। बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट इम्पोर्टेंट इसीलिए है ताकि हमारा कैश फ्लो का इंटरनल कंट्रोल सही रहे, हमें ये पता चले कि हमारा कैश कितना इनफ्लो हो रहा है, कितना आउटफ्लो हो रहा है। ये हमें फ्रॉड, एरर, ये सब
इरेगुलरिटीज जो भी होता है, ठीक है, ये सब जो है डिटेक्ट करने में हेल्प करता है। जैसे कि मान लो हम लोग अपने जो अकाउंटेंट है उसे दे रहे हैं कि पैसा बैंक पे डिपॉजिट करो, हो सकता है कि वो पैसा चोरी कर रहा है, डिपॉजिट नहीं कर रहा है, तो हमारे कैश बुक में तो दिखाएगा कि हम लोगों ने बैंक में पैसा सेंड किया है, ठीक है, तो हमारे कैश बुक में बैलेंस कम दिखेगा, लेकिन बैंक में तो बैलेंस ऐड हो ही नहीं रहा है, ठीक है, क्योंकि हम लोगों ने बैंक में वो पैसा हमारा डिपॉजिट हुआ ही नहीं है, तो फिर दोनों में डिफरेंस दिखेगा। If any, at the time of passing entries in the cash book or in the passbook where intentionally or unintentionally, तो देखो जो भी डिटेक्ट हमें करना है, लाइक एरर, कुछ भी गलत हुआ है, ठीक है, मतलब या तो हो सकता है कि हम लोगों ने गलत अमाउंट एंट्री कर दिया या फिर गलत साइड में कर दिया, ये भी हो सकता है, या फिर हम लोगों ने मतलब ध्यान नहीं दिया कि ये डेबिट होना चाहिए या क्रेडिट होना चाहिए, तो बहुत तरह का एरर हो सकता है, या फिर कोई हमारे साथ फ्रॉड कर रहा है, वो भी हो सकता है। ये सब हम लोग आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे अगर हम लोग बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट नहीं बनाते, चाहे ये सारा कॉज इंटेंशनली हो या फिर अनइंटेंशनली। Since fraud can be detected on the preparation of bank reconciliation statement, therefore accountants are careful while preparing and maintaining the records of the business enterprise. यानी accountant के ऊपर एक responsibility आ जाएगा, अगर reconcile करना है तो फिर accountant को भी careful रहना पड़ेगा उसका record maintain करने के लिए, क्योंकि उसे पता है कि कभी ना कभी जब रिकॉन्सिलिएशन का टाइम आएगा तो फिर पता चल जाएगा कि उसने कितना एक्यूरेसी के साथ जो है अकाउंट मेंटेन किया है। Hence it works as an important mechanism of internal control. इससे बिजनेस का इंटरनल कंट्रोल अच्छा रहता है। फॉलोइंग आर द salient features of बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट। तो क्या क्या होगा देखो, ब्रिंग आउट एनी एरर्स फाइंड आउट करने में हमें हेल्प करता है, जो कि हम लोगों ने देखा इसके पहले भी, आइदर इन द कैश बुक हो या फिर वो पासबुक हो। एनी अनड्यू डिले इन द क्लियरेंस ऑफ चेक विल बी शोन अप बाय द रिकॉन्सिलिएशन, मतलब अगर कोई अपना चेक क्लियर नहीं करवा रहा है, टाइम ले रहा है, तो वो भी पता चल जाता है। A regular reconciliation discourages the accountant of the bank from embezzlement. तो अगर कोई डेली रिकॉन्साइल करे तो फिर अकाउंटेंट जो है वो फ्रॉड नहीं कर सकता है, ठीक है, चोरी नहीं कर सकता है। देयर हैव बीन मेनी केसेस व्हेन द कैशियर merely made entries in the cash book but never deposited in the cash in the bank, यानी वो कैश बुक में तो एंट्री कर दे रहा है, डिपॉजिट करने जा रहा है बैंक में बोल के, लेकिन बैंक में जाके रियली कोई पैसा वो डिपॉजिट नहीं कर रहा है। दे वर एबल टू गेट अवे विथ इट ओनली बिकॉज ऑफ लैक ऑफ रिकॉन्सिलिएशन। अगर ये वो करते ही जाएगा, अगर उसने रिकॉन्सिलिएशन अगर हम लोग नहीं करेंगे तो वो ऐसा काम करते रहेगा, हम लोग उसे आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे। इट हेल्प्स इन फाइंडिंग आउट द एक्चुअल पोजीशन ऑफ द बैंक बैलेंस। ये बैंक बैलेंस का एक्चुअल पोजीशन फाइंड आउट करने में भी हमें हेल्प करता है। अब डिफरेंस किस किस रीजन से हो सकता है, कॉजेस ऑफ डिफरेंस, लाइक टाइम क्या है, बोल रहा है कि देखो समटाइम्स ए ट्रांजैक्शन इज रिकॉर्डेड एट 2 डिफरेंट टाइम्स इन कैश बुक एंड द पासबुक। जैसे कि मिस्टर ए हैज इशूड ए चेक टू पीक्यूआर लिमिटेड, नाउ इट विल बी रिकॉर्डेड इन हिज कैश बुक। मिस्टर ए ने इशू कर दिया, यानी किसी को चेक दे दिया है, कौन है, पीक्यूआर लिमिटेड को, बट रिकॉर्ड कर लिया अपने कैश बुक में क्योंकि उसने चेक दे दिया, लेकिन पीक्यूआर लिमिटेड जो है कंपनी, ठीक है, bank will recognize his transaction only when the same check will be presented. But PQR Limited जिनको ये चेक दे दिया है मिस्टर ए ने, बैंक से मिस्टर ए के बैंक से पैसा तभी कटेगा जब PQR लिमिटेड जाके वो चेक को बैंक में प्रेजेंट करेगी। लेकिन अगर ये चेक को लेके घर पे बैठ जाएगी, प्रेजेंट नहीं कर रही है, टाइम ले रही है, तो फिर उनका कैश बैलेंस है तो कम दिख रहा है कि मेरा कैश इतना चला गया क्योंकि मैंने चेक इशू किया है, बट उनका जो बैंक बैलेंस है उसमें कोई भी कम नहीं दिख रहा है। बैंक बैलेंस जो है वो उतना ही दिखेगा, जरा भी कम नहीं दिखेगा, क्योंकि पीक्यूआर लिमिटेड ने चेक डिपॉजिट किया ही नहीं है। चेक डिपॉजिट किया नहीं है तो चेक जो है वो क्लियर नहीं होगा, तो दोनों में डिफरेंस दिखेगा। Similarly, for PQR Limited, entry in the cash book will be made immediately as the check is received from Mr. A, but the bank account will be credited when it collects money in respect of that check. PQR Limited के लिए भी सेम कंसेप्ट लागू होता है कि उसने जैसे ही उसको पैसा मिला तो उन्होंने मिस्टर ए जो उनके क्रेडिटर थे उन्हें डेटर बना दिया, यानी पैसा मिल गया है ऐसा एंट्री कर दिया उन्होंने कैश बुक में, लेकिन पैसा तभी उन्हें उनके बैंक बैलेंस में तभी पॉजिटिव यानी एक्स्ट्रा तभी दिखाएगा, डिपॉजिट तभी होगा जब वो चेक को ले जाके डिपॉजिट करेंगे। फिर देखो
ट्रांजैक्शन, बहुत सारे ऐसे ट्रांजैक्शन होते हैं जो बैंक खुद ब खुद कर देता है, जैसे कि इंटरेस्ट रिसीवेबल सेविंग्स बैंक अकाउंट, सेविंग्स में पैसा ज्यादा रहने से इंटरेस्ट मिलता है हमें, ठीक है। तो अगर इंटरेस्ट मिलेगा हमें तो वो हम लोगों को नहीं पता चलेगा, जब तक हम लोग बैंक के पासबुक को अपडेट नहीं करवाएंगे हमें पता नहीं चलेगा। तो अगर पता नहीं चलेगा तो हम लोग कैश बुक में अपडेट कैसे करें? बैंक के पासबुक में अपडेट होते जा रहा है, बैंक के पास रिकॉर्ड है बट हमारे पास नहीं, यानी बैंक का बैलेंस ज्यादा दिखेगा, हमारा बैलेंस कम दिखेगा। ऐसा और भी बहुत सारा ट्रांजैक्शन हो सकता है, जैसे यहाँ पर देखो और बताया है कि एरर, ठीक है। एरर में क्या होगा? मिस्टेक और एरर मेड इन प्रिपेयरिंग द अकाउंट आइदर बाय द बैंक, या मान लो एरर हो रहा है अकाउंट प्रिपेयर करने में, चाहे वो बैंक से हो जाए चाहे वो कस्टमर से हो जाए, तो फिर डिसएग्री हो जाएगा बैंक पासबुक और हमारा कैश बुक। तो इसके लिए भी हम लोग बीआरएस प्रिपेयर कर सकते हैं। कुछ डिफरेंस यहाँ पर दिखा है, जैसे कि चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, चेक इशू तो हुआ है बट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट नहीं अगर किसी ने किया है, तो जिसने चेक इशू किया है उसके कैश बुक में तो पैसा कम दिखेगा, बट हमारा जो हमारा पासबुक है उसमें बैलेंस एज इट इज रहेगा। सपोज मेरे बैंक में 20,000 का बैलेंस है, मैंने 5,000 का चेक इशू किया और मैंने नोट डाउन किया कि मेरा 5,000 चला गया, बिकॉज मैंने कैश बुक में उसका एंट्री कर दिया, लेकिन जब तक वो चेक ले जाके जिसे मैंने इशू किया वो बैंक में प्रेजेंट के लिए नहीं ले जाएगा, तब तक मेरे बैंक से पैसा नहीं कटेगा। तो बैंक में मेरा बैलेंस उतना ही शो करेगा, 5,000 से मतलब रिड्यूस नहीं होगा, तब तक नहीं होगा जब तक वो कैश चेक को प्रेजेंट के लिए नहीं ले जाता है, नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, ठीक है, डिपॉजिट करवाने के लिए नहीं ले जाएगा। द एंट्री इन कैश बुक इज मेड इमीडिएटली ऑन द इशू ऑफ द चेक, बट नेचुरली एंट्री विल बी मेड बाय द बैंक ओनली व्हेन द चेक इज प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। जब वो चेक लेके बैंक के पास जाएगा तभी बैंक एंट्री डालेगा, उसके पहले बैंक एंट्री नहीं डालेगा। देयर विल thus be a gap of some days between the entry in the cash book and पासबुक और कैश बुक में गैप आ जाएगा, और इस बीच अगर हम लोग चले जाते हैं चेक करने के लिए कि हमारा कैश बुक और पासबुक टैली करता है कि नहीं, तो हमें ऑब्वियसली मिसमैच मिलेगा। उसके बाद चेक पेड इनटू द बैंक बट नॉट क्लियर्ड, मतलब हम लोगों ने क्या कर दिया है, चेक तो बैंक में डाल दिया है बट अभी भी पैसा हमारा अपडेट नहीं हुआ। As soon as check are sent to the bank, entries are made on the debit side of the bank column of cash book. But usually bank credits the customer account only when they have received the payment from the bank concerned. In other words, when the checks have been cleared, again there will be some gap between the depositing of the check and credit given by the bank. मतलब चेक डिपॉजिट करने के साथ साथ ही वो बैंक बैलेंस क्रेडिट करके नहीं दिखाता है, उसमें प्रोसेसिंग में टाइम लगता है। तो ये जो टाइम गैप होगा उस वजह से हमारा रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट में हमें ये दिख सकता है कि चेक इशू तो हुआ है बट क्लियर नहीं हुआ है। चेक क्लियर नहीं होने से हमारा बैंक बैलेंस और पासबुक का बैलेंस और कैश बुक का बैलेंस अलग दिखेगा। इंटरेस्ट अलाउड बाय बैंक, अगर बैंक ने हमें इंटरेस्ट दिया है, हमें तो नहीं पता है, हमारे फिक्स डिपॉजिट पे या फिर सेविंग्स पे अगर इंटरेस्ट दिया है और हमें नहीं पता है, तो हमारा कैश बुक में वो बैलेंस नहीं शो कर रहा है पॉजिटिव बैलेंस, बट बैंक में उतना बैलेंस ज्यादा दिख रहा है। सपोज मेरे बैंक में था 10,000 और मेरे कैश बुक में भी 10,000 ही शो कर रहा था, मैंने कुछ दिन पहले ही पूरा जो चेक करके देखा था, लेकिन अब अचानक से पासबुक को अपडेट करवाते हुए मैंने देखा कि मेरा पासबुक का बैलेंस 10,100 दिखा रहा है, जबकि कैश बुक का उतना ही दिख रहा है 10,000। अब क्यों डिफरेंस हुआ? बिकॉज इंटरेस्ट जो बैंक ने मुझे प्रोवाइड किया है मुझे तो नहीं पता था, इसलिए मैंने कैश बुक में उसे लिखा नहीं, इसलिए 100 का गैप दिख रहा है। दैट इज इंटरेस्ट अलाउड बाय बैंक। इंटरेस्ट एंड एक्सपेंसेस चार्ज बाय बैंक, अगर बैंक कोई इंटरेस्ट चार्ज कर रहा है या फिर कोई भी एक्सपेंस चार्ज कर रहा है तो डायरेक्टली वो पासबुक में कम दिखेगा, बैलेंस हमारा जब चार्ज होगा, लेकिन हमें जब तक पासबुक अपडेट नहीं होगा हमें नहीं पता चलेगा कि हमारा कैश बुक में भी हमें इस एक्सपेंस को एंट्री करना चाहिए था, इसीलिए दोनों में मिसमैच दिखेगा। इंटरेस्ट डिविडेंड कलेक्टेड बाय बैंक, बैंक अगर डायरेक्टली इंटरेस्ट डिविडेंड वगैरह कलेक्ट कर रहा है हमें नहीं पता है तो हमारा पासबुक का बैलेंस ज्यादा दिखेगा, हमारा कैश बुक का बैलेंस कम दिखेगा। डायरेक्ट पेमेंट बाय द बैंक, बैंक अगर डायरेक्टली कुछ भी पेमेंट कर रहा है लाइक जैसे इंश्योरेंस प्रीमियम है, रेंट वगैरह है, तो वहां से पैसा हमारा डिडक्ट होते जाता है, तो ये बैंक का पैसा डिडक्ट हो रहा है। अगर उसके साथ साथ हम अपना एंट्री नहीं कर रहे हैं कैश बुक में तो फिर कैश बुक का बैलेंस ज्यादा दिखेगा और पासबुक का बैलेंस जो है वो कम शो होगा। डायरेक्ट पेमेंट इनटू द बैंक बाय कस्टमर, सपोज कस्टमर हमारा जो है वो हमें नहीं बता के डायरेक्टली बैंक में पेमेंट कर दिया, ठीक है, तो अगर हमें नहीं पता है कि वो बैंक में उसने डायरेक्ट पेमेंट कर दिया है तो बैंक बैलेंस तो बढ़ रहा है लेकिन
कैश बुक में तो हम लोगों ने एंट्री किया ही नहीं है कि हम लोगों को डेटर से पैसा मिल गया, दैट इज कैश टू डेटर। तो कैश टू डेटर तो हम लोगों ने किया नहीं है, तो कैसे एंट्री करें, मतलब बैंक टू डेटर एक्चुअली, तो कैसे एंट्री करें। तो फिर बैंक बैलेंस मतलब कैश बुक हमारा कम शो कर रहा है जबकि पासबुक ज्यादा। डिसऑनर ऑफ बिल्स डिस्काउंटेड विद बैंक, जो बिल डिस्काउंटेड करवाया था हमने बैंक के थ्रू से, अब जो ड्रॉई है उसको पैसा जब देना था वो नहीं दे पाया, तो बिल हो गया है डिसऑनर। और जैसे ही बिल डिसऑनर हो गया है तो बैंक को पता चला, क्योंकि बैंक होल्डर था बिल का, तो बैंक किसे बताएगा, बैंक उसे ही बताएगा जिससे बैंक ने वो बिल लिया था, ठीक है। तो जैसे ही बैंक उसे बताएगा तब उसे पता चलेगा, उसके पहले नहीं चलेगा। इफ द बैंक इज नॉट एबल टू रिसीव पेमेंट ऑन प्रॉमिसरी नोट डिस्काउंटेड बाय, इट विल बी डेबिटेड द कस्टमर अकाउंट, तो वो डेबिट कर देगा उस कस्टमर अकाउंट को, ठीक है, मतलब जिससे उसने बिल लिया था, टुगेदर विद चार्ज। और डिसऑनर होने पे एक चार्ज भी लगता है, दैट इज नोटिंग चार्ज बोला जाता है उसे। तो नोटिंग चार्ज भी कस्टमर से चार्ज करेगा। द कस्टमर विल नेचुरली मेक द एंट्री ओनली व्हेन ही सीज द पासबुक, लेकिन वो तभी एंट्री कर पाएगा जब वो पासबुक चेक करेगा कि ये डिसऑनर हो गया था और बैंक ने मेरा अकाउंट को डेबिट कर दिया है, ठीक है। डेबिट करना मतलब पैसा काट लेना। तुम लोग तो भी ऑनलाइन में बहुत सारे ट्रांजैक्शन करते ही होंगे, तो ऑनलाइन में देखो जब भी बैंक अकाउंट से पैसा कटेगा तो देखो लिखा हुआ रहता है योर अकाउंट इज डेबिटेड बाय, कुछ ना हो तो कम से कम मोबाइल रिचार्ज वगैरह तो करती हो, तो उसमें लिखा हुआ रहता है योर अकाउंट इज डेबिटेड बाय, यानी तुम्हारा पैसा काट लिया गया है, या फिर योर अकाउंट इज क्रेडिटेड बाय, यानी तुम्हें पैसा मिल रहा है। बिल्स कलेक्टेड बाय द बैंक ऑन बिहाफ ऑफ द कस्टमर, अगर कस्टमर के बिहाफ में कोई अगर बिल कलेक्ट हो रहा है, इफ गुड्स आर सोल्ड द डॉक्यूमेंट्स मे बी सेंट थ्रू द बैंक, अगर गुड्स सोल्ड हुआ है और डॉक्यूमेंट्स बैंक के थ्रू सेंड किया गया है, इफ द बैंक इज एबल टू कलेक्ट द अमाउंट, और बैंक अगर वही अमाउंट कलेक्ट कर रहा है तो फिर इट विल बी क्रेडिटेड द कस्टमर अकाउंट, द कस्टमर में मेक द एंट्री ओनली ऑन रिसीविंग द पासबुक, बट पासबुक जब मिलेगा तभी कस्टमर एंट्री करेगा कि अच्छा बैंक के थ्रू से मेरा ये जो है ये इनकम हुआ है। अच्छा, ये चीज हमेशा याद रखो, डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक, ठीक है, कैश बुक का डेबिट बैलेंस मतलब और क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक, ये सारा पॉइंट हमारे पास रहेगा। तो डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक मतलब हो जाएगा क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक, दोनों अपोजिट होता है, ठीक है। हमारा पासबुक का क्रेडिट बैलेंस मतलब कैश बुक का क्या हो जाएगा डेबिट, और ये कैश बुक का डेबिट मतलब पासबुक का क्रेडिट। तो यहाँ हमें बैलेंसेस जो गिवन रहेंगे वो डेबिट बैलेंस एज पर पासबुक, क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक, डेबिट बैलेंस एज पर पासबुक, या फिर क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक, इस तरह से रहेंगे। तो दो तरह के प्रॉब्लम होते हैं। अगर कॉजेस ऑफ डिफरेंस गिवन तो हमें किस तरह से करना है, एडजस्टिंग, अगर हमें कॉजेस ऑफ डिफरेंस मतलब किस लिए डिफरेंस हो रहा है ये अगर दिया हुआ है तो हम लोग कैसे रिकॉन्सिलेशन कर सकते हैं, रिकॉन्सिलेशन विदाउट एडजस्टिंग कैश बुक, रिकॉन्सिलेशन आफ्टर एडजस्टिंग कैश बुक। व्हेन कॉजेस ऑफ डिफरेंस आर नॉट गिवन, अगर कॉजेस ऑफ डिफरेंस दिया हुआ नहीं है तो रिकॉन्सिलेशन आफ्टर एडजस्टिंग कैश करना पड़ेगा। तो ये कैसे होगा देखते हैं। व्हेन कॉजेस ऑफ डिफरेंस आर नोन, जब हमें कॉजेस ऑफ डिफरेंस पता है, देन स्टूडेंट्स कैन स्टार्ट रिकॉन्सिलेशन बाय टेकिंग एनी ऑफ द बैलेंस स्टेटेड अबव एंड प्रोसीड फर्दर विद द कॉजेस। गिवन द कॉजेस ऑफ डिसएग्रीमेंट, द बैलेंसेस ऑफ अदर बुक कैन बी आइदर मोर और लेस ऑन अकाउंट ऑफ द सेड कॉजेस। मतलब क्या है, सीधा सा बात है, अगर हमें कॉजेस ऑफ डिफरेंस दिया हुआ है तो हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग कोई भी एक पॉइंट से स्टार्ट कर सकते हैं, स्टार्टिंग बाय एनी बैलेंस, ठीक है, चाहे वो जो गिवन रहेगा हमें बैलेंस एज पर कैश बुक या फिर बैलेंस एज पर पासबुक से हम लोग स्टार्ट कर सकते हैं। और अगर कॉजेस ऑफ डिफरेंस नहीं दिया हुआ है या फिर हमें नहीं पता है तो क्या स्टेप्स फॉलो करने हैं। वन हैज टू कंपेयर द डेबिट बैलेंस, one has to compare the debit entries of cash book with the credit entries of passbook। हम लोग क्या करेंगे, पासबुक और कैश बुक का जो एंट्रीज है वो मैच करेंगे, क्योंकि हमें पता है कैश बुक का डेबिट मतलब पासबुक का क्रेडिट, तो दोनों का मैच करने का कोशिश करेंगे। द एंट्रीज विच डू नॉट टैली इन कोर्स
आर द कॉजेज ऑफ डिफरेंस, और जो टैली नहीं हो रहा है इसका मतलब उसी रीजन से हमारा जो है डिफरेंस हो रहा है। वंस द कॉजेज आर लोकेटेड, जैसे ही हमें पता चल जाएगा कि डिफरेंस कहाँ कहाँ कौन कौन से पॉइंट पे है, इफेक्ट्स ऑन बोथ द बुक्स आर एनालाइज्ड एंड देन रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट इज प्रिपेयर। तो उसके बाद हम लोग रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट प्रिपेयर करना स्टार्ट करेंगे। आगे हम लोग को कॉजेज जो है वो आइडेंटिफाई कर लेना है। तो इस केस में क्या करना है तुम लोगों को, इन दिस प्रोसीड्यूर हम लोग को क्या करना है, in this procedure should also take into care that whether opening balance of both of the books at the particular point of time from where the books are compared tallies or not. If opening balances are not same, then unticked items are divided into two categories. That is, one relating to reconciliation of opening balance and other relating to reconciliation of closing balance. ठीक है, तो ये हम लोग जब क्वेश्चन करेंगे तो हम लोग देखेंगे इसे किस तरह से ट्रीट करना है। तो मेन हम लोगों ने 2 पॉइंट सीखा कि हम लोग को किस तरह से देखना है। अगर कॉसेस दिया हुआ है तो एक मेथड होगा, अगर कॉसेस दिया हुआ नहीं है तो दूसरे मेथड से हमें करना है, एक एडजस्टिंग कैश बुक, एक विदाउट एडजस्टिंग कैश बुक। तो हम लोग स्टार्ट करेंगे इलास्ट्रेशन 2 से। ठीक है, हम लोग स्टार्ट करते हैं, चलो इलास्ट्रेशन 2 से। इलास्ट्रेशन 2 में क्या है, देखो इलास्ट्रेशन 2 में है बैलेंसेस एज पर हमें दिया हुआ है कैश बुक। ठीक है, बैलेंसेस एज पर कैश बुक दिया हुआ है 2,40,000। चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड इन द बैंक अमाउंट, तो रीजन दे दिया है, देखो चेक इशू हुआ है बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट है कितने रुपए का, 1,36,000 का। ठीक है, उसके बाद हमें क्या दिया हुआ है, देखो उसके बाद हमें दिया हुआ है चेक डिपॉजिटेड इन द बैंक बट नॉट येट क्लियर्ड अमाउंट टू 90,000। उसके बाद बैंक चार्जेस अमाउंट टू 300, बैंक चार्जेस जो है वो 300 है। इंटरेस्ट क्रेडिटेड बाय अमाउंट टू 1250, द बैंक बैलेंस एज पर पासबुक, तो दोनों ही दे दिया, बैलेंस एज पर कैश बुक और बैलेंस एज पर पासबुक, लेकिन दोनों इक्वल नहीं है, दोनों अलग अलग है। यानी हमें ये फाइंड आउट करना है कि क्यों ये डिफरेंस है, तो क्यों ये डिफरेंस है वो भी दिया हुआ है, तो हमें ये कैलकुलेट करके देखना है कि इसका इफेक्ट क्या होगा, डिफरेंस से इफेक्ट क्या आ रहा है, क्या इसीलिए या एक जगह 2,40,000 और एक जगह 2,86,950 शो हो रहा है। तो हमें कैसे करना है, देखो इलास्ट्रेशन 2। तो हम लोग कोई भी एक बैंक बैलेंस से स्टार्ट कर सकते हैं। तो देखो हम इस तरह से करते हैं, हम लोग एक तरफ कैश बुक लिख रहे हैं, एक तरफ पासबुक, जस्ट रफ एक बार करके देख रहे हैं। तो अगर हम लोग स्टार्टिंग पॉइंट हमारा कैश बुक रखेंगे तो हमें सारा इफेक्ट देखना है रिगार्डिंग पासबुक। ठीक है, तो तुम लोग इसी को फॉलो करो। ठीक है, ये इससे हम लोग क्या कर सकते हैं, इससे हमारा जो सम्स है वो इजीली सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, ये जो है ये जो ट्रिक है, ठीक है ट्रिक है, अब लॉजिकली भी है, तो एक बार पहले ट्रिक के हिसाब से समझा देते फिर लॉजिकली भी समझा देंगे। देखो क्या हो रहा है, अगर हम लोग कैश बुक के थ्रू से करें, कैश बुक है कितना 2,40,000, कैश बुक का बैलेंस है 2,40,000। अब देखो यहाँ पर क्या बोला है, चेक इशूड, फर्स्ट जो डिफरेंस का रीजन है, चेक इशू हुआ है बट नॉट प्रेजेंटेड इन द बैंक टू अमाउंट 1,36,000। चेक इशू करना मतलब पहले ये समझना चाहिए हमें, यानी हम लोगों को किसी को पैसा देना था, हम लोगों ने उसे चेक के थ्रू से दिया, यानी चेक उसके नाम पे ड्रॉ करके दे दिया। दैट इज चेक इशू, यानी हमारा पैसा जो है जाने वाला है। जैसे ही वो बैंक में वो चेक को ले जाकर डिपॉजिट करेगा, हमारे बैंक अकाउंट से बैलेंस कट के उसके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर होने वाला है। लेकिन यहाँ पर तो चेक इशू हुआ है बट वो चेक वेक लेके घर पे है, वो प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट नहीं किया, नॉट प्रेजेंटेड इन द बैंक, बैंक में वो चेक को प्रेजेंट ही नहीं किया है, घर पे लेके बैठा है। हमें इफेक्ट देखना है, जैसे कि मैंने तुम लोग को समझाया, अगर हम लोग स्टार्टिंग पॉइंट कैश बुक रखेंगे तो पासबुक का इफेक्ट हमें देखना है। तो अगर चेक हम लोगों ने इशू किया है लेकिन जिसको दिया है वो चेक को लेके बैंक में गया ही नहीं है, तो हमारा बैंक बैलेंस तो कम नहीं हुआ होगा, हमारा बैंक बैलेंस 1,36,000 से ज्यादा ही दिख रहा होगा, क्योंकि जब तक वो प्रेजेंट नहीं करेगा चेक को 1,36,000 डिडक्ट नहीं होने वाला है।
चेक इश्यूड सॉरी चेक डिपॉजिटेड इन बैंक बट नॉट येट क्लियर। चेक हम लोगों ने डिपॉजिट कर दिया है बट अभी भी क्लियरेंस नहीं हुआ है कि हमारा पैसा अपडेट ही नहीं हुआ है, 90,000 नहीं दिखा रहा है। तो इसका मतलब हमारा पासबुक में 90,000 जो है वो कम दिख रहा है। नेक्स्ट देखो बैंक चार्जेस, बैंक ने चार्ज काट लिया है कितना 300। बैंक ने अगर चार्ज काट लिया है 300 रुपीज का तो पासबुक में क्या होगा, पासबुक तो बैंक के पास है तो हमारा 300 कम दिख रहा होगा टोटल बैलेंस में। नेक्स्ट देखो इंटरेस्ट क्रेडिटेड, यानी क्रेडिट करना मतलब इंटरेस्ट मिला है, बैंक ने हमें इंटरेस्ट क्रेडिट किया है तो हमारा बैंक बैलेंस 1250 से ज्यादा दिख रहा होगा। द बैंक बैलेंस एज पर पासबुक कितना आना चाहिए, तो देखते हैं कितना हो रहा है। ये सारा एडजस्ट करके देख लेते हैं कितना हो रहा है। तो 2,40,000 और ये कितना हो रहा है 1,36,000 माइनस 90,000 माइनस 300 और प्लस 1250 से ऊपर लिखते हैं 1250। तो ये कितना हो रहा है, पहले प्लस वाला देख लेते हैं। 2,40,000 1,36,000 तो ये हो जा रहा है 3,76,000 और 1,250। ये तो ऐड है 3 लाख 3,86,250 माइनस हो जाएगा 90,300। एक बार ये देख लेते हैं, ये प्लस कुछ कर 0,5273 3,77,250 0,534 ये 9 ये 8 तो 2,86,950 2,86,950 आ रहा है। एक बार इसे ठीक करके लिख देते हैं 2,86,950। तो हम लोगों ने स्टार्ट किया था कैश बुक में, तो हमारा आंसर आएगा अकॉर्डिंग टू पासबुक। और देखो पासबुक में दिया हुआ है 2,86,900। अब यही वाला कंसेप्ट हम ऐसे सोच रहे हैं कि हम लोग अगर स्टार्टिंग पॉइंट हमारा पासबुक रखेंगे तो कैश बुक में हमें इफेक्ट देखना है। तो 2,86,950 हमारा पासबुक का बैलेंस है। फर्स्ट बताया है चेक इशू हो गया है बट बैंक में ले जाके प्रेजेंट नहीं किया गया है। तो हमारा कैश बुक में क्या हालत है, अगर हम लोगों ने किसी को चेक इशू किया है ऑब्वियसली हमारे कैश बुक में हमने 1,36,000 माइनस करके दिखाया होगा। चेक डिपॉजिट हुआ है बैंक में बट अभी तक क्लियर नहीं हुआ है, ठीक है, तो हम लोगों ने चेक डिपॉजिट कर दिया। तो जैसे चेक रिसीव किया था तो वैसे ही हम लोगों ने प्लस 90,000 लिखा था। अब चेक जब क्लियर होगा मतलब तब क्लियर होगा तब बैंक बैलेंस ज्यादा दिखेगा। बैंक ने 300 रुपीज हमें चार्ज किया है बट हमें कहाँ पता, हमें तो तब पता होगा जब पासबुक अपडेट करवाने जाएंगे। तो हमारा तो 300 पॉजिटिव ही दिख रहा होगा, काटा नहीं है। इंटरेस्ट दिया है बैंक ने 1250 बट हमें तो नहीं पता, तो हमारा 1250 का कोई भी अमाउंट ज्यादा नहीं दिखेगा, कम दिखेगा। बैंक बैलेंस अब देखना है हम लोगों को कितना आ रहा है ये वाला। तो ये हो जाएगा 9300 और ये हो गया -136,000 और -1250 0,52731 -1,37,250 और ये हो गया 90,300। तो देखो कितना होता है।
4,69,000 ये माइनस होगा। अब इसे 2,86,950 और ये है 4,6,950 पर चेक कर लेते हैं। 2,40,000 देखो 2,40,000 जो है ये आ गया हमारा बैलेंस, जो कि देखो हमारा था बैलेंस एज पर कैश बुक। तो हमारा बैलेंस एज पर कैश बुक आ गया। अब लॉजिक के साथ अगर समझोगे तो लॉजिक यही है कि हमें कैश बुक और पासबुक को ऐड पर लाना है। तो कैश बुक में हमारा बैलेंस 2,40,000 दिख रहा है। फर्स्ट ट्रांजेक्शन ये था कि बैंक बैलेंस एज पर चेक इशू हुआ है बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर बैंक, ठीक है, बैंक में वो लेके नहीं गया है तो बैंक पे से कोई भी पैसा नहीं कटा होगा, बैंक का पैसा ज्यादा है। तो सिंपल सा बात है, लॉजिक के साथ ही है। तुम लोग को क्या करना है, जो भी स्टार्टिंग पॉइंट रखोगे, तुम लोग को क्या करना है, जो भी स्टार्टिंग पॉइंट रखोगे उसके ऑपोजिट में तुम्हें इफेक्ट जो है वो समझना है। उसके ऑपोजिट में जो इफेक्ट है वो तुम्हें समझना है। उसके ऑपोजिट का इफेक्ट अगर समझ जाओगे तो बैंक रिकॉन्सिलिएशन आराम से हो जाएगा। अब लिखने का तरीका क्या है, देखो यहीं पर है, हम दिखा देते हैं। बैलेंस एज पर कैश बुक हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है, कोई भी एक स्टार्टिंग पॉइंट। अब ऐड जो होगा, ऐड के लिए एक स्पेस बना लेंगे, वहां पर एडेड जो भी है वो लिखेंगे। जैसे कि चेक इशूड, इस तरह से लैंग्वेज हमें चूज करना है। लिखा हुआ है देखो, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, तो हम लोग भी वही लिखेंगे। इंटरेस्ट क्रेडिटेड, इंटरेस्ट क्रेडिट हुआ है। इन चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्लियर्ड, बैंक चार्जेस, इस तरह से लिखना है। और लास्ट में हमें लिखना है बैंक एज पर जो है पासबुक या फिर कैश बुक। नाउ इलास्ट्रेशन 3, तो हम तुम लोग को वही शॉर्टकट में दिखाते हैं। इलास्ट्रेशन 3 लिख तो तुम लोग लोगे ही, लिखना तो कुछ इतना टफ नहीं है। तुम लोग को क्या करना है, बस कॉलम बनाना है और उसमें लिखना है। तो फर्स्ट देखो क्या दिया हुआ है, illustration 3 first point क्या दिया हुआ है देखो, on 31st March 2017 the bank book of Namrata showed a balance of bank passbook दिया हुआ है 1,50,000 to her credit balance, ठीक है, to her credit while balance as per cash book was 1,12,050। तो फिर स्क्रूटिनी करने का जरूरत है। On scrutiny of the two books, as see ascertain the following cause of difference, तो causes of difference दिया हुआ है तो just उसे adjust करना है। C has issued check amounting 80,000 out of which only 32,000 were presented for payment। तो उसने 80,000 का चेक इशू किया था, 32,000 प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट है। तो जितना प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट नहीं किया है जिन लोगों ने, या फिर जिसने भी नहीं किया है, उतना बैलेंस हमारे बैंक अकाउंट में ज्यादा दिख रहा होगा, कटा ही नहीं होगा उतना पैसा। She received check of 5,000 which she recorded in her cash book but forgot to deposit in the bank। उसने एक चेक रिसीव किया है और जो कैश बुक में उसने एंट्री कर दिया बट बैंक में ले जाना वो भूल गई। तो इससे क्या होगा, इससे उसका बैंक का बैलेंस कम दिख रहा होगा। ये चेक 22,000 डिपॉजिटेड बाय हर एज हैज नॉट बीन क्लियर्ड हियर। चेक उसने एक डिपॉजिट किया है बट अभी तक वो चेक क्लियर ही नहीं हुआ है, यानी उसका बैंक बैलेंस कम दिख रहा है। अच्छा, उसके बाद मिस्टर गुप्ता डिपॉजिट एन अमाउंट 15,700 इन हर बैंक व्हिच हैज नॉट बीन रिकॉर्डेड बाय हर इन कैश बुक। तो मिस्टर गुप्ता ने डायरेक्टली बैंक में ले जाके पैसा डिपॉजिट कर दिया, बैंक बैलेंस बढ़ चुका है बट कैश बुक में उसने अभी तक एंट्री नहीं किया, इसलिए कैश बुक कम दिख रहा है। बैंक हैज क्रेडिटेड एन इंटरेस्ट 1,500 व्हाइल चार्जिंग 250 एस बैंक चार्ज। बैंक ने दो पैसा मतलब क्रेडिट एंड डेबिट किया। एक तो 1,500 उसने बैंक ने क्रेडिट किया है, इंटरेस्ट मतलब दिया है, तो 1,500 से बैलेंस बढ़ा होगा, लेकिन उसके साथ साथ 250 रुपीज का बैंक चार्जेस भी काट लिया है। तो फिर ये कम कर दिया है बैंक बैलेंस को, इस चार्जेस से बैंक बैलेंस कम हो गया, इस चार्जेस से बैंक बैलेंस बढ़ गया। अब ये हमारा डिसीजन है कि हम कौन से मतलब कहाँ से स्टार्ट करना चाहते हैं। बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक पासबुक दोनों ही हमारे पास अवेलेबल है, तो हम स्टार्ट करते हैं। एक लिख के ही दिखा देते हैं तुम लोगों को, पर्टिकुलर्स बैलेंस एज पर
कैश बुक कर लेते हैं। पासबुक तो यहाँ क्या हुआ, हम लोग कैश बुक कर लेते हैं। तो बैंक एज पर कैश बुक बैलेंस एज पर 1,12,000 050 1,12,050, ठीक है, 1,12,050। अब रफ करते हैं, फिर यहाँ पर हम लोग लिख लेंगे। पहले रफ कर लेते हैं। तो मैंने मेरा स्टार्टिंग पॉइंट जो रखा है वो कैश बुक रखा है, तो मुझे जो भी इफेक्ट है वो पासबुक के हिसाब से सोचना है। तो फर्स्ट इफेक्ट देखो, इसने क्या किया है, चेक इशू किया है 80,000 का, मतलब इसके बैंक बैलेंस 80,000 कम होने वाला था, लेकिन 32,000 ही प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट है। तो कितना बचा, पहले देख लेते हैं। 80,000 से 32,000 माइनस कर देते हैं, 48,000। 48,000 का इसका बैंक बैलेंस ज्यादा दिख रहा होगा, क्योंकि 48,000 वाला चेक अभी तक प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट नहीं किया गया है। नेक्स्ट है सी रिसीव्ड चेक, उसके पास चेक रिसीव हुआ है 5,000, जो उसने कैश बुक में तो रिकॉर्ड कर लिया बट बैंक पे डिपॉजिट नहीं किया, तो बैंक बैलेंस कम दिख रहा होगा, डिपॉजिट हुआ नहीं है तो 5,000 से कम दिख रहा होगा। 5,000 से कम इसीलिए दिखाना है क्योंकि कैश बुक में तो प्लस 5,000 है ना, और यहाँ डिपॉजिट हुआ नहीं है, इस पे एंट्री नहीं है, तो इसीलिए तो डिफरेंस शो हो रहा है। उसके बाद चेक 22,000 डिपॉजिटेड बाय हर हैज नॉट येट बीन क्लियर्ड, 22,000 का चेक इसने डिपॉजिट कर दिया है बट बैंक में अभी तक क्लियर नहीं हुआ है, तो 22,000 से इसका बैलेंस तो कम दिखेगा। कैश बुक में इसने प्लस 22 कर लिया है बट वहां अभी तक प्लस हुआ नहीं है। मिस्टर गुप्ता ने डिपॉजिट कर दिया है 15,700, लेकिन उसको नहीं पता, इसलिए कैश बुक में उसने एंट्री किया नहीं है, तो लेकिन पासबुक तो बढ़ चुका है। बैंक ने 1,500 इंटरेस्ट दिया है और 250 काट लिया है, तो 1,500 से बैंक का बैलेंस बढ़ गया है और 250 से बैंक का बैलेंस जो है वो कम हो गया है। तो ये हमारा ट्रांजैक्शन है, बस हमें ये लिखना है। तो बैलेंस एज पर कैश बुक हो गया। अब हम लोग को ऐड के लिए एक पोजीशन देखना है। ऐड कितना सारा है हमारा, 1 2 3, तो 3 जो डेटा लिख पाए उतना जगह चाहिए हमें, और लिस्ट जो है वो भी है 3, तो ये लिस्ट लिखते हैं। तो पहले ऐड सारा लिख लेते हैं। ऐड में सबसे पहले 48 वाला, यानी फर्स्ट वाला जो है हमारा वो ऐड हो रहा है, तो हमें लिखना है चेक इशूड बट नॉट येट प्रेजेंटेड। चेक इशूड बट नॉट येट प्रेजेंटेड। चेक इशूड बट नॉट येट प्रेजेंटेड, अमाउंट है मेरा 48,000, तो 48,000 यहाँ डिटेल्स कॉलम में लिख लेते हैं। नेक्स्ट जो मेरा ऐड है वो है 15,700। ये क्या था, 15,700 मिस्टर गुप्ता, ठीक है, मिस्टर गुप्ता ने पैसा दिया है बट हम लोगों ने वो रिकॉर्ड नहीं किया है। अमाउंट डिपॉजिटेड बट नॉट रिकॉर्डेड, अमाउंट डिपॉजिटेड बट नॉट recorded in cash 15,700। अच्छा, तो ये हो गया 15,700। और लास्ट जो है एड में 1,500, तो ये बैंक ने हमें क्या किया है, पैसा दिया है 1,500, इंटरेस्ट अलाउड बाय बैंक, ये हो गया है 1,500। एक बार टोटल देख लेते कितना हो रहा है, 00 65,200, ये हो गया 65,200। अब हमें क्या करना है, अब हमें नेगेटिव जो है मतलब माइनस वाला फिगर वो लिखना है। तो फर्स्ट माइनस वाला फिगर है हमारा 5,000, देन 22। तो 5,000 के लिए पहले लिख लेते हैं, चेक रिकॉर्डेड इन कैश बुक बट नॉट प्रेजेंटेड। चेक recorded in cash book but not
प्रेजेंटेड, तो ये हो गया 5,000। नेक्स्ट था 23,000, तो 23,000 किस लिए था देखते हैं। 23,000 सॉरी 22,000, 23 हो गया 22,000। चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्लियर्ड, चेक डिपॉजिटेड but not cleared 22,000। और लास्ट है 250 जो कि बैंक ने हमें हम लोग का चार्ज काट लिया है, बैंक ने जो है वो चार्ज काट लिया है, बैंक चार्ज डेबिटेड बाय बैंक। तो कितना होगा, ये सारा माइनस करने के बाद ये हो जाएगा 65,000 माइनस 5,000, 60,200। अच्छा ये पहले देख लेते कितना हो रहा है। 27,250 और ये है 65,200, तो 0 37,950, 37,950 हो रहा है। तो यहाँ लिख देते हैं 37,950। अब ये ऐड करना है तो 112050, तो हो गया 1,50,000। तो देखो 1,50,000 हो रहा है। तो यही था हमारा, ये देखो यही था हमारा क्रेडिट बैलेंस, ठीक है, एज पर पासबुक। तो इसमें हमें अच्छा ये लिख देते हैं बैलेंस एज पर पासबुक, बैलेंस एज पर पासबुक। नेक्स्ट है इलस्ट्रेशन 4। इलस्ट्रेशन 4 में क्या बताया है देखो, from the following ascertain the balance that would appear in the bank passbook of December 31st December 2017। अच्छा ये ओवरड्राफ्ट दिया हुआ है, ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक दिया हुआ है, तो इस केस में क्या होगा, ओडी बैलेंस दिया हुआ है एज पर कैश। अच्छा उसके बाद क्या दिया हुआ है, इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट 6 मंथ्स एंडिंग 31 दिसंबर 160 एंटर्ड इन पासबुक। इंटरेस्ट ओवरड्राफ्ट बैलेंस पे इंटरेस्ट देना पड़ा है। जो ओवरड्राफ्ट मैंने बताया कि एक लोन जैसा होता है जो इंस्टेंट बैंक देता है अपने गुड कस्टमर को, जो बैंक के साथ जिसका अच्छा रिलेशन रहता है, अच्छा ट्रांजैक्शन होता है उन लोगों को। तो इसमें बैंक ने चार्ज काटा है 160, बैंक चार्जेस 400 आर डेबिटेड इन पासबुक, चेक इशूड बट नॉट कैश्ड प्रायर टू 31st December 2017। अच्छा अमाउंटेड टू 11,68 और रिकॉन्साइल करवाने गए हैं हम लोग 31 दिसंबर को ही। चेक पेड इनटू बैंक बट नॉट क्लियर्ड और इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट कलेक्टेड बाय द बैंक एंड क्रेडिटेड इन द पासबुक। तो हमें रिकॉन्सिलिएशन करना है, लेकिन ये है ओवरड्राफ्ट का सम्स। तो देखो इसमें भी हम लोग एक बार पहले कैसे करेंगे देख लेते हैं। कैश बुक का बैलेंस दिया हुआ है तो हमें पासबुक में इफेक्ट देखना है, फिर इसका हम बताएंगे कि ओवरड्राफ्ट में क्या करना है हमें। तो कैश बुक का एक बार देख लो, कैश बुक का बैलेंस है हमारा 6,340। तो जैसे कि मैंने सिखाया हम लोग सारा जो मतलब इफेक्ट है वो ऑपोजिट वाले के ऊपर चेक करना है हमें। तो इंटरेस्ट जो है बैंक ने इंटरेस्ट काटा है पासबुक में जिसका एंट्री हुआ है 160, तो हमारा पासबुक का बैलेंस यानी बैंक का बैलेंस 160 से कम हो जाएगा, तो माइनस करेंगे। बैंक ने चार्ज काटा है 400 आर डेबिटेड इन द पासबुक ओनली, बैंक ने चार्ज काटा है 400 जो डेबिट हुआ है पासबुक में, सिर्फ और सिर्फ पासबुक में, तो पासबुक का बैलेंस कम हो गया। चेक इशूड बट नॉट कैश्ड, चेक इशू तो हुआ है बट वो कैश नहीं, मतलब इन कैश नहीं करवाया जिसको हम लोगों ने इशू किया है, तो हमारा बैलेंस नहीं कटा है अभी तक, तो 11,68 ये भी पॉजिटिव दिखाएगा। अच्छा नेक्स्ट क्या है,
कैश सॉरी चेक पेड इनटू द बैंक बट नॉट क्लियर, क्लियर नहीं हुआ है तो बैंक में बैलेंस ऐड नहीं हुआ है तो कम दिख रहा होगा 2217। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट कलेक्टेड बाय बैंक एंड क्रेडिटेड इन पासबुक, तो पासबुक ज्यादा दिख रहा होगा 12 लाख से। अच्छा ये माइनस था हमारा, क्लियर नहीं हुआ है तो बैलेंस कम दिख रहा है। ये तो हुआ नॉर्मल जैसे कि मैंने सिखाया था, लेकिन अगर ओवरड्राफ्ट हो, ओवरड्राफ्ट मतलब नेगेटिव, अगर ओवरड्राफ्ट बैलेंस हो तो हमें क्या करना है, हमें ये सारा साइन ऑपोजिट करना है, बिकॉज ये नेगेटिव बैलेंस है, नेगेटिव में नेगेटिव जाएगा तो वो पॉजिटिव हो जाता है। मतलब जो कैलकुलेशन होगा तो तुम लोग को बस इतना याद रखना है, अगर ओवरड्राफ्ट होगा तो जैसे तुम लोग सीखे हो उसी तरह से तुम लोग को करना है सम्स को। बट यहाँ पर -160 की जगह लिखना है 160, इसे लिखना है 400, ये माइनस हो जाएगा 11,68,000, ये प्लस हो जाएगा 2217,000 और ये माइनस हो जाएगा 12 लाख। बाकी लिखने का तरीका सेम है, ठीक है। लिखने का क्या होगा, तुम लोगों को लिखना है ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक, इस तरह से। फिर ऐड करके ऐड का सारा डेटा लिखना है, हम यहाँ से देख के लिख देते हैं। ऐड में 160, 400, 22, 17, तो 160 तो टोटल करो 0, तो 22,23,900 और लेस वाला जो भी है तो लेस का दो है, एक है 11,68,000, एक है 12 लाख, तो 11,68,000 और एक है 12 लाख। तो कितना होगा माइनस करने पे देख लेते हैं। यहाँ पर एक बार कर लेते हैं कैलकुलेशन। तो ये दोनों, ये हो रहा है 22,23,900 और माइनस हो जाएगा ये दोनों ऐड हो रहा है 86, ये 23 लाख हो गया। अच्छा इससे नीचे लिख लेते हैं, ये नेगेटिव है और पॉजिटिव है 22,23,900, तो ये हो जाएगा 144,100। ये हो जाएगा बैलेंस एज पर पास, बैलेंस एज पर पासबुक हो जाएगा। तो देखो बैलेंस एज पर पासबुक, और इसे अगर एक नए फॉर्मेट पे करना चाहते हो दैट इज प्लस माइनस कॉलम वाइज, तो इस तरह से हम लोग कर सकते हैं। ये प्रेजेंटेशन है ओवरड्राफ्ट बैलेंस एज पर पासबुक करके। यहाँ पर हमारा प्लस माइनस जो सिस्टम है उसमें हम लोग लिख सकते हैं, जो प्लस का वैल्यू है हम लोगों ने प्लस में लिख दिया, जो माइनस का वैल्यू है माइनस में लिख दिया। तो इधर टोटल इतना हो रहा है तो इधर भी टोटल इतना होना चाहिए, तो बैलेंस करके हम लोगों ने यहाँ पर दिखा दिया 1,44,100, जिस वजह से हमारा बैलेंस जो है टैली नहीं कर रहा है, तो ये बैलेंस आ जाए। तो ये सारे हैं आफ्टर एडजस्टिंग, ये हम लोग नेक्स्ट दिन करेंगे। आफ्टर एडजस्टिंग आज नहीं करते हैं, आज हम लोग सिर्फ नॉर्मल सम्स करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 देखो, क्वेश्चन नंबर 7 जो है ये नॉर्मल है।
अच्छा, हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 कर रहे थे, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 7 में देखो क्या करना है। ये देखो बैंक ओवरड्राफ्ट दिया हुआ है 22,45,900, ठीक है। बैंक ओवरड्राफ्ट 2,22,400 22,45,900 बैंक ओवरड्राफ्ट एज पर क्या दिया हुआ है, बैंक ओवरड्राफ्ट दिया हुआ है एज पर कैश बुक। तो हमें जो भी ट्रांजैक्शन सोचने हैं रिगार्डिंग पासबुक हमें सोचने हैं, ठीक है। तो रिगार्डिंग पासबुक अगर हमें सोचना है तो देखो इंटरेस्ट डेबिटेड बाय बैंक, इंटरेस्ट जो है बैंक ने डेबिट किया है 2017 26 ऑफ दिसंबर को, बट नो एडवाइस रिसिप्ट। तो इसका मतलब बैंक का बैलेंस जो है वो कम हो जाएगा, तो नेगेटिव करेंगे हम लोग 2,72,700 जो कि मैंने यहाँ पर किया है 2,78,700। फिर देखो चेक इशूड हुआ है बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, तो बैंक बैलेंस तो पॉजिटिव दिखेगा, पॉजिटिव दिख रहा है। उसके बाद ट्रांसपोर्ट सब्सिडी रिसीव हुआ है डायरेक्टली बैंक में, तो बैंक का बैलेंस ज्यादा दिखेगा, हमें तो पता नहीं है। नेक्स्ट देखो ड्राफ्ट डिपॉजिटेड इन बैंक बट नॉट क्रेडिटेड, ड्राफ्ट जो है वो बैंक में डिपॉजिट हुआ है तो बैंक क्रेडिट नहीं किया है तो पैसा कम दिखेगा, ठीक है। नेक्स्ट जो है बिल्स फॉर कलेक्शन क्रेडिटेड बाय बैंक, बैंक ने क्रेडिट कर दिया है बट हमें नहीं पता है तो बैंक का बैलेंस ज्यादा दिखेगा। और लास्ट जो है अमाउंट रॉन्गली डेबिटेड टू कंपनी अकाउंट्स बाय बैंक फॉर विच नो डिटेल्स आर अवेलेबल, तो रॉन्गली डेबिट कर दिया है कंपनी अकाउंट्स को तो ये बैलेंस कम दिखेगा, ठीक है। लेकिन क्योंकि ओवरड्राफ्ट का सम्स है तो हमें क्या करना है, ये सारा जो सिचुएशन है इसे जस्ट इसका साइन चेंज कर देना है, चेंज करने से ही हमारा आंसर आ जाएगा। और मैंने यहाँ पर कैलकुलेशन करके देखा है कि तुम लोग कैलकुलेटर थ्रू इसे कैलकुलेट करके देख सकते हो, फिर इसे एडजस्ट करके देख सकते हो। ये देखो यहाँ पर दिया हुआ है, ये देखो यहाँ पर जो है प्रेजेंटेशन देखो, ऐड क्या लिखना है, ऐड लिखना है इंटरेस्ट, ये देखो इंटरेस्ट चार्ज्ड बाय द बैंक 2,78,700, तो जो भी लैंग्वेज है उस हिसाब से हमें लिखना है और हमारा आंसर आ जाएगा 16 लाख। ये देखो मैंने यहाँ पर सारा टोटल किया है 16,93,600, पहले तो मैंने ये सारा टोटल किया है दैट इज 13,50,000 2,70,000 जो भी पॉजिटिव वैल्यू थे ये सारा टोटल करने पे इतना आया। फिर ये नेगेटिव वैल्यू माइनस किया, आफ्टर दैट ये नेगेटिव वैल्यू माइनस किया, उसके बाद फिर से ये नेगेटिव वैल्यू हम लोगों ने माइनस किया, ठीक है। तो फिर उसके बाद यहाँ पर हम लोगों ने ये जो है माइनस फिगर पे आ रहा है तो इसे एडजस्ट कर दिया तो 16,93,600 आएगा। तो तुम लोग इसे एक बार कैलकुलेटर में चेक करके देख लो, ये जो सिचुएशन है यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ ये सारा टोटल करने पे इतना आ रहा है। फिर इससे ये कर दिया गया है प्लस, ठीक है, इससे ये प्लस कर दिया गया है बिकॉज एड आइटम है। फिर सारे माइनस करने पे ये आ रहा है 16,93,600 16,93,600 आएगा। अब है क्वेश्चन नंबर 8 जो कि एडजस्टेड कैश बुक का है। हम लोग चले जाते हैं क्वेश्चन नंबर 10 जो कि नॉर्मल सम्स है। क्वेश्चन नंबर 10 में भी देखो क्या है, when Nikki and company received a bank statement showing a favorable balance of 10,93,200 for the period ended on 30th June, this did not agree with the bank with the balance in cash book, ठीक है। तो बैंक स्टेटमेंट से पता चला है तो पासबुक का बैलेंस है 10,39,200, तो हमें रिगार्डिंग कैश बुक सोचना पड़ेगा। तो ए डिपॉजिट ऑफ 3,09,200 पेड किया गया है 29th of June हैज नॉट बीन क्रेडिटेड बाय बैंक, बैंक ने क्रेडिट किया नहीं लेकिन हमने तो क्रेडिट कर दिया है तो हमारा बैलेंस तो ज्यादा दिखेगा। 30th March 2017 the company had entered in hire purchase agreement to pay by bank, बैंक के थ्रू से हायर परचेस पेमेंट करना है यानी इंस्टॉलमेंट पेमेंट करना है, ठीक है। ऑर्डर इज सम ऑफ 3 लाख ऑन द 10th डे ऑफ ईच मंथ, हर महीने के 10 तारीख को ये इंस्टॉलमेंट का पैसा काटा जाएगा और इंस्टॉलमेंट स्टार्ट हो रहा है अप्रैल से, यानी कुछ डेट नहीं है तो 10th ऑफ अप्रैल डेट तो है ना, 10th ऑफ हर महीने के 10th 10 तारीख से होगा तो 10 ऑफ अप्रैल से होगा। तो अप्रैल से लेके अप टू हमें जून तक का चेक करना है बिकॉज रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट हमें जून तक बनाने बोला है, तो 3 महीने का हमारा हायर परचेज की वजह से अमाउंट कट जाना चाहिए दैट इज 9 लाख, लेकिन ये एंट्री जो है कैश बुक में हम लोगों ने किया नहीं है तो कैश बुक में हमारा 9 लाख ज्यादा दिख रहा होगा 3 लाख इंटू 3 के बेसिस पे।
After that, a customer of the firm who received cash discount of 4% on his account of 4 lakh. तो 4 लाख पे 4% डिस्काउंट कितना होता है 16,000. पेड द फर्म ए चेक ऑन 12 जून और इसने चेक दिया है फर्म को 12 जून का और फर्म ने इसे डिस्काउंट दिया है 16,000 का. द कैशियर एरोनसली एंटर्ड द ग्रॉस अमाउंट इन द बैंक कॉलम ऑफ द कैश बुक. लेकिन कैशियर ने क्या किया, गलती से 4 लाख ही लिख दिया, जबकि 4 लाख नहीं लिखना चाहिए था, उसे लिखना चाहिए था 4 लाख माइनस 16,000 करके जितना आएगा उतना लिखना चाहिए था. तो उसने 16,000 ज्यादा लिख दिया है, तो फिर हमारे कैश बुक में 16,000 का अमाउंट ज्यादा दिख रहा होगा, 16,000 का अमाउंट हमारे अकाउंट में ज्यादा दिख रहा होगा. नेक्स्ट देखो 11,200 paid into the bank had been entered twice in the cash book. 11,200 बैंक को पे करना था, तो हम लोगों ने 2 बार उसका एंट्री कर दिया है. तो एक बार तो हमें 11,200 माइनस करके दिखाना ही था कैश बुक में, फिर से माइनस 11,200 दिखा दिया. तो फर्स्ट टाइम वाला करेक्ट है, सेकेंड टाइम वाले की वजह से हमारा कैश बुक ज्यादा कम दिख रहा है, तो हमें उसे ठीक करना है. तो हम लोग 11,200 उस पर क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, तो ये न्यूट्रल हो जाएगा, जीरो बैलेंस हो जाएगा, तो ये सिर्फ एक ही बार नेगेटिव दिखेगा. तो हम लोग क्या करेंगे 11,200 को इसमें सही करने के लिए ऐड करेंगे. ये एरर था, तो इसको हम लोगों ने ठीक कर दिया. तो ये एरर था, ये टाइमिंग एरर नहीं था, ये पोस्टिंग एरर था. तो 11,200 हम लोगों ने ऐड कर दिया. अच्छा नेक्स्ट देखो, ए डेबिट ऑफ 11 लाख अपीयर्ड इन द बैंक स्टेटमेंट. बैंक स्टेटमेंट में दिख रहा है कि 11 लाख बैंक ने डेबिट कर दिया, यानी हमारा पैसा unpaid check which had been returned marked out of date. The check had been redated by the customer and paid into the bank again on 5th July. अच्छा, एक चेक में गड़बड़ हो गया था, बैंक ने हमारा 11 लाख जो है वो माइनस कर दिया, क्योंकि 11 लाख हमारे अकाउंट में आया ही नहीं. जिस कस्टमर से हमें 11 लाख मिलने वाला था उसने चेक दिया था, लेकिन चेक में गड़बड़ हो गया और वो चेक को सही करके 5th जुलाई को दिया. लेकिन हम लोग तो 30 जून तक का बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट बना रहे, तो अगर 30 जून में हम लोग बैंक में जाएंगे देखने हमारा पासबुक में 11 लाख आ रहा है कि नहीं, पासबुक अपडेट करवा के हम लोग देखना चाहते हैं कि बैंक का बैलेंस 11 लाख से बढ़ा है कि नहीं. तो 11 लाख से तो नहीं बढ़ेगा क्योंकि वहां पर पैसा जमा ही नहीं हुआ. लेकिन कैश बुक में तो हम लोग को ऐसा कुछ नहीं पता, तो कैश बुक में तो हम लोगों ने 11 लाख ऐड करके रख दिया होगा. वो तो बैंक में जाने के बाद पता चलेगा कि हमारे बैंक में वो पैसा तो आया ही नहीं है. तो अब हम लोग को क्या करना है, अब हम लोग को कैलकुलेशन करके देखना है कितना होगा. अच्छा, ये और एक बार देखो 28 जून कस्टमर ऑफ द कंपनी डायरेक्टली डिपॉजिटेड, ये तो मैंने ट्रीट नहीं किया, ये छूट गया मेरे से. डायरेक्टली डिपॉजिट कर दिया एक कस्टमर बैंक में 4 लाख, बट हमें नहीं पता, नो एंट्री मेड इन द कैश बुक. तो हमारा कैश बुक तो 4 लाख से कम दिख रहा होगा, हमारा कैश बुक जो है वो 4 लाख से कम दिख रहा होगा. तो ये देखो, ये तीनों सारा ही ऐड होगा, सिर्फ एक 4 लाख जो है ये हमें दिख रहा है माइनस होगा. तो एक बार चेक कर लेते हैं, सारा ऐड होगा, सिर्फ एक 4 लाख हमें दिख रहा है माइनस होगा. ये देखो, तो सारा ऐड होगा सिर्फ 4 लाख माइनस होगा, और इसे हम लोग अपने हिसाब से प्रेजेंट करके लिख सकते हैं. बैंक बैलेंस देखो, जैसे मैंने यहाँ रफली लिखा था, बैंक बैलेंस एज पर क्या हो जाएगा पासबुक. तो ये देखो बैंक बैलेंस एज पर पासबुक ऐड हो जाएगा. डिपॉजिटेड विथ बैंक बट नॉट क्रेडिटेड, पेमेंट फॉर हायर परचेज, इंस्टॉलमेंट नॉट एंटर्ड इन कैश बुक. तो जो भी कंडीशन हुआ है, जिस बेसिस पे हम लोगों ने ऐसा किया है, उस बेसिस पे हम लोग को लिखना पड़ेगा. तो ये हो गया हमारा नॉर्मल कैश बुक का सम्स. अब हमें